हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दोस्तों पेपर कराया था सहायक समीक्षा अधिकारी का। दोस्तों ज़्यादा पुराना पेपर भी नहीं है, हाल फिलहाल का दोस्तों ये पेपर है। 2023 दोस्तों लास्ट का पेपर है। इसे दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कई बार देखा है कि कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे रिपीट होते हैं और आपके सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने भी दोस्तों अभी तक पेपर हो रखे हैं तो आप प्रीवियस ईयर भी जरूर से लगा लीजिएगा। यूट्यूब पर भी मैंने दिया है, बाकी किताब से भी आप लगा सकते हैं। उससे दोस्तों प्रश्नों का आइडिया एक लग जाता है। क्योंकि दोस्तों जो उत्तराखंड हम ये खनिज सहायक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं या अन्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं है कि ये सिर्फ खनिज सहायक के लिए काम आएगा या फिर सिर्फ उत्तराखंड पुलिस परीक्षा के लिए काम आएगा। जितने भी दोस्तों एग्जाम हैं वो सभी के लिए दोस्तों काम हो जाता है। अगर आप एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, एक ग्रुप सी लेवल की, तो लगभग आपकी सभी एग्जामों की तैयारी हो जाती है जो उसी पैटर्न पर जिसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। इसमें 100 प्रश्न हम देख रहे हैं और 100 में से सही तो दोस्तों जितने होंगे सही ज़्यादा होंगे, बाकी गलत कितने हुए एक बार अनुमान जरूर से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 2.7% का दोस्तों था। ये आपको याद रखना है, जीएसडीपी का 2.7%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जल विद्युत परियोजना दी हुई है और इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर मिलती है हमको ऑप्शन नंबर डी में। ये हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क निर्माण से संबंधित है चार धाम परियोजना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? दोस्तों उत्तराखंड में माल्टा बिल्कुल है। दोस्तों आजकल जो है माल्टा का ही सीजन है ना, और सेब भी होते हैं, लीची भी होती है, लीची नगर देहरादून को कहा जाता है, बाकी और जगह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। सेब भी दोस्तों लगभग होता ही है, जैसे उत्तरकाशी या फिर कुछ और जनपदों में भी होता है, बाकी और कुछ जनपदों में नहीं भी होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी होता है। नारियल दोस्तों हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो तब भी दोस्तों आप जो बड़ा उत्तर होता है ना, बड़ा ऑप्शन होता है, वहां पर उसे आप टिक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट जो परीक्षा होती है उसमें भी इस तरह से तुक्का लगाना पड़ता है कई बार। और उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों ये हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि कहा जाता है। सिंचित दोस्तों, सिंचित हो जाएगा तालाब, असिंचित उपराऊ, तो तालाब हो जाएगा सिंचित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किस समूह में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जनपद यहाँ पर आपको बताना है। तो गंगोत्री दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। बद्री चमोली में हो जाएगा और केदार रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। केदार के लिए रुद्रप्रयाग अगर दोस्तों क्रम यहाँ पर, तो टिहरी में तो पहली बात है ही नहीं। अब दोस्तों थोड़े ऑप्शन जो है आगे पीछे हो रखे हैं, बाकी आपको इतना याद रखना है, ऑप्शन को भूल जाते हैं हम, वो तो जब अगला एग्जाम होगा तभी देखेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। बद्रीनाथ दोस्तों चमोली में है और केदारनाथ हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो जो भी दोस्तों ऑप्शन रहे, बाकी वो तो खैर एग्जाम में ही देखना आपको, बाकी ये आप यहाँ से याद रखेगा। इनकी ऊंचाइयों का क्रम भी आपको याद रखना है, ये भी लगाने को आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश दोस्तों हो जाएगा प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों कमलेंदु मती शाह, नहीं करना है।
यहाँ पर दोस्तों गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? पंचायती चुनाव होने वाले हैं तो कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित हैं? तो 50%, पूरा 50% है 100 में से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके आगामी लोअर पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, यहां पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो अपच के उपचार के लिए दोस्तों होता है एंटासिड, एंटासिड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक छड़ की तापीय चालकता पर निर्भर करती है दोस्तों, किस पर निर्भर करती है? एक छड़ की तापीय चालकता छड़ की सामग्री पर निर्भर करती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओएमआर से अभिप्राय है दोस्तों, ओएमआर का यहां पर फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, बग ढूंढने की प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है क्या? डिबगिंग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर का यहां पर प्रश्न पूछा गया है, IPv4 एड्रेस में बिट्स होती हैं, ये यहां पर आपको बताऊं दोस्तों जगह 32, याद रखेगा IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। कंप्यूटर में 1 KB दोस्तों, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, 1 KB बराबर 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में कहा गया है दोस्तों? ये हो जाएगा अथर्ववेद में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी दोस्तों हो जाएगा राजगृह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों बिल्कुल आसान है, विटामिन ई का दोस्तों जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, अब शाकाहारी दोस्तों किस में आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन किससे दोस्तों प्राप्त की जाती है? ये यहां पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सिनकोना की छाल से दोस्तों मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है कुनैन, ये दोस्तों प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय, चोल राज्य का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो ये था विजयालय, तो ये किस राज्य का सामंत था? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, जगह पल्लव, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से यहां पर आपको बताना है किसने अपनी आत्मकथा लिखी। तो फिरोज शाह तुगलक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? ये यहां पर आपको बताना है। माउंटबेटन का जन्म दिवस दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इटली का जन्म दिवस ये भी नहीं था, हिंदू कैलेंडर का पवित्र दिवस ये भी नहीं, ये सब दोस्तों निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकवर्थ समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? एकवर्थ समिति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे से संबंधित थी, रेलवे से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों एक कथन है, यहां पर बताना है कि किसने कहा था, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये कहा था
लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की अर्हताएं दोस्तों किसमें है? यह है अनुच्छेद 58 में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा 1947 से 1967, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था दोस्तों, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों किया था गोरक्षा मंडल का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसलिए ही दोस्तों गांधी जी के गुरु कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के झ में दोस्तों यह है, 243 के आई में यह है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.एन. राव, बोले तो वेनेगल नरसिंह राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में बताया गया है, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का था, यहाँ पर उस समय का पूछा गया था। तो G20 सम्मेलन 2023 समूह के किस देश को सदस्य बनाया गया? दोस्तों उस समय का प्रश्न है, फिलहाल अब तो ये नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अफ्रीकन यूनियन था। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बोले तो MPI, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, जीवन स्तर आता है, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय नहीं आती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, सब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये जगह हर घर जल, हर घर जल। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया है? दोस्तों जगह शिक्षा को चिन्हित यहां पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, बन सकता है प्रश्न दोबारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, याद रखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन दोस्तों हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन की है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन करता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा
अनुच्छेद 368 में है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये हमने कहाँ से ली है तो दक्षिण अफ्रीका से ली है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये भी याद रखेगा। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रेलवे खंड दिया हुआ है, एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर में है, पूर्वी का कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर में है। और इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, तो कौन सा था वो इनमें से आपको बताना दिया हो जाएगा। 1961 से 1971 के बीच भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, तो 1961 से 1971 हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम दोस्तों जो जनजाति है ना ये थी दोस्तों किससे? असम से, असम। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों इसका क्रम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम हमको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन हो जाएगा? चंबल, चंबल के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन, केन के बाद हो जाएगा सोन। तो ये दोस्तों हमारा बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पूर्व पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में चंबल हो जाएगा, फिर बेतवा, फिर केन, फिर सोन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर खनिज और क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। हीरा पन्ना दम के हीरा दोस्तों बिल्कुल सही है, सोना कोलार सही है, कोयला झरिया झारखंड ये भी ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो नगरीय जनसंख्या दोस्तों सर्वाधिक कहां पर? तो दोस्तों इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा वाले बीच पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।